देखो एक फोर्स हमारा यहाँ लग रहा है एफ वेक्टर, लेट हियर इज थीटा, तो यहाँ बन जाएगा एफ कॉस थीटा। ये डिस्टेंस मैंने मेजर कर ली आर, तो अगर ये कॉस थीटा है तो ये बनेगा एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा इज ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर एंड एफ साइन थीटा इज ए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर। एफ कॉस थीटा एफ सदिश का क्षैतिज घटक है, एफ साइन थीटा एफ वेक्टर का ऊर्ध्वाधर घटक है। अपन यहाँ थीटा है तो यहाँ पर कॉस थीटा आ गया। अब साइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के परपेंडिकुलर होता है। दूसरी बात, यहाँ जो एफ साइन थीटा, ये चीज़ आपको बाद में भी काम आएगी जब अपन मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, चुंबकत्व पढ़ेंगे, तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर जो एफ साइन थीटा है ये इसको घुमाने का काम करता है। एफ साइन थीटा किसका काम करेगा? रोटेशन का, घूर्णन का। और ये जो एफ कॉस थीटा है ये इसको कहाँ करेगा? आगे ले जाने का, लीनियर, आगे ले जाना, लीनियर मोशन के लिए आगे ले जाने के लिए। अब हमको पता है कि एफ साइन थीटा जो है वो आर के परपेंडिकुलर है। एफ साइन थीटा आर के परपेंडिकुलर है। एफ साइन थीटा आर के परपेंडिकुलर है और एफ कॉस थीटा आर की डायरेक्शन में, along द डायरेक्शन ऑफ आर, एफ कॉस थीटा एंड द परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा और द आर। एफ कॉस थीटा इज along द डायरेक्शन ऑफ आर, एफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू द आर। अब बात ये आती है, इसके एंगल बनाते हैं अपन एक बार। ये एफ कॉस थीटा और ये आर है, तो मैंने कहा एफ कॉस थीटा और यहाँ पर आ गया आर, ठीक है। अब आपने एक वेक्टर में फॉर्म पढ़ा हुआ है, मैं याद रहता हूँ आपको, ए बी कॉस थीटा। ये कितना होता है बच्चों? अगर मान लो यहाँ पर अपन कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो ए बी कॉस थीटा क्या लिखते हैं अपन? ए डॉट बी, याद है वेक्टर फॉर्म में, और ये हो जाता है एक्स। ए बी कॉस थीटा को एक्स में चेंज करते हैं अपन। ये कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, और यहाँ पर क्या लगा अपने पास? डॉट। अपन ने पढ़ा है अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ये वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ओके, अगर यहाँ पर एफ है और ये हमारे पास कॉस थीटा है, तो जब भी थीटा एंगल होता है कॉस के रूप में, तो क्या बन जाता है हमारे पास? स्केलर फॉर्म बनती है, तो एफ डॉट आर। अब अपन ने पढ़ा हुआ एफ डॉट आर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क होता है। और ये किस फॉर्म में है बेटा? ये फॉर्म में है हमारे पास, किस में? स्केलर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर W है, वो क्या आ जाएगा? स्केलर आ जाएगा। एफ कॉस थीटा आर, एफ कॉस थीटा यहाँ से लिया, आर यहाँ से लिया, दोनों सेम डायरेक्शन में। एफ कॉस थीटा इंटू आर, कॉस थीटा हटाया, एफ डॉट आर वेक्टर, W हो गया। दिस इज ए वर्क। अगर मैं इसको लेता हूँ एफ साइन थीटा और ये कितना है? आर, तो सोचो ए बी साइन थीटा इक्वल टू, मैंने कहा इसको वापस एक्स, चलो इसको वाई कर देते हैं। तो याद करो, जब ए और बी के बीच में साइन एंगल होता है, साइन एंगल होता है, थीटा एंगल होता है, किस फंक्शन में होता है? साइन के फंक्शन में होता है। तब होता है ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर वाई वेक्टर। बुक में पढ़ते हैं अपन ए क्रॉस वी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। यहां पर अपन लिखते हैं इसको ए डॉट बी। ए डॉट बी भी एक्स होता है और बी डॉट ए बी क्या होता है? एक्स होता है। मतलब मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी डॉट ए, बट यहां पर अपोजिट होता है ये। अगर मैं लिखता हूं ए क्रॉस बी इक्वल, क्या इक्वल हो सकता है बी क्रॉस ए के? नहीं होगा। क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है इसकी। कैसे अपोजिट होती है वो देखते हैं एक बार। अब तो क्या लिखेंगे इसको? ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो इक्वल होगा माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर के। कैसे? अगर ये ए है ये बी है, अगर अपन गए ए टू बी गए तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? ऊपर होगी। ये पढ़ाया हुआ था मैंने आपको 11th क्लास में, सबने पढ़ा होगा। अगर मान लो अपने पास ये होता है बी और ये ए,
अगर अपन बी से ए पर आते हैं तो देखो फोर्स क्या लगता है अपने पास, नीचे लगता है। ऐसे मानो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अगर ये ए है ये बी है, ए से बी पे गए, थंब कहाँ आएगा ऊपर, दिस इज ए रिजल्टेंट ए बी ए बी ए बी, ए से बी पर गए ऐसे। अब देखो बी से कहाँ जा रहे हैं अपन, ए पर जा रहे हैं, तो ये थंब कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो ए से बी पर ऐसे जाते हैं, देखो दो कहानी होती है, एक तो ऐसे जाते हैं अपन तो टॉर्क का लगता है नीचे, एक ऊपर ऐसे जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज कहाँ आता है, ऊपर आता है। तो यहाँ जो माइनस है वो बता रहा है आपको डायरेक्शन के लिए, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो हमें यहाँ से पता लगा टॉ, देखो एफ साइन थीटा इक्वल टू आर, ओके इसको लिख देते हैं अपन आर क्रॉस एफ वेक्टर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टॉ आ जाएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ हमारा टॉर्क खत्म होता है। टॉर्क के लिए क्या क्या जरूरी होता है, आर और एफ का होना जरूरी होता है। ये वेक्टर फॉर्म में होता है, आर पोजीशन है, या अपन कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहाँ पर एफ फोर्स हो गया, टॉ टॉर्क हो जाता है। आर क्रॉस एफ, टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ मैंने लिखा है। अब एफ क्रॉस आर नहीं ले सकते इसको, एफ क्रॉस आर नहीं होगा, यहाँ क्या लगाएंगे अपन, माइनस लगाएंगे अगर इसको इक्वल करना है तो, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होती है। यहाँ जो अपन कह सकते हैं टॉ, टॉ इज ए परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ, बल आघूर्ण जो है टॉ वो आर और एफ के लंबवत होता है, एक्स वाई, और जो टॉ होगा क्या होगा, जेड में होगा। अगर ये एक्स में है ये वाई में तो ये क्या हो जाएगा, जेड में। अगर ये वाई में है ये एक्स में तो ये क्या हो जाएगा, ये वाई में, ये एक्स में, ये क्या हो जाएगा, जेड में। अगर ये जेड है ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, वाई में। सिंपल सी बात है। तो जो टॉर्क होता है वो परपेंडिकुलर होता है आर और एफ के। अब अपन आज का जो मेन टॉपिक है वो शुरू करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी टॉर्क समझ में आया आपको, पूरा फॉर्मूला मैंने बताया। रोटेशन करवाते हैं, दो फोर्स आना जरूरी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेंगे, इन दोनों फोर्स की वजह से, कपल ऑफ फोर्स की वजह से टॉर्क क्रिएट होता है। ठीक है, शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका। यस, सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र। ये जो आपका एरो बता रहा है ये बता रहा है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की दिशा, ई वेक्टर। अब आपको पता होगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, प्लस से तो बाहर होती है और माइनस में अंदर होती है। प्लस में कहाँ होती है, बाहर, प्लस की वजह से कहाँ होती है, बाहर होती है, और माइनस में क्या होती है, इनवर्ड होती है। ठीक है भाई, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। आप यहाँ भी बना सकते हो, आप यहाँ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब ई है। अब कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया, किसको रखोगे, इसको विद्युत द्विध्रुव को रखोगे। किस में रखोगे, इसमें ही रखोगे। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब रखना है अपन को एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दोनों के जो बीच का सेपरेशन है वो 2D होना चाहिए। तो मैंने एक पॉइंट ये चूज कर लिया, एक पॉइंट ये चूज कर लिया। यहाँ पे रखा मैंने किसको, प्लस क्यू को, और यहाँ रखा मैंने माइनस क्यू को। बात क्लियर है। अब देखो इस प्लस क्यू पर आपको मैंने बताया था कि दिस इज ए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस क्यू पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई, और जो माइनस क्यू होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है F इक्वल टू माइनस क्यू ई। F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू माइनस क्यू ई। यहाँ माइनस जो है वो ये बता रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ माइनस क्यू चार्ज इज अपोजिट टू प्लस क्यू चार्ज। सिंपल सी बात है। मैं ये कह सकता हूँ
कि यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन है माइनस क्यू चार्ज पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। देखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑन द चार्ज माइनस क्यू इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस क्यू पर कहाँ लगेगा? इधर लगेगा, और माइनस क्यू पर कहाँ लगेगा? फोर्स ऐसे लगेगा। तो माइनस क्यू पे कितना लगेगा? F इक्वल टू माइनस क्यू ई। अगर मैं यहाँ वेक्टर नहीं लिखता तो F इक्वल टू क्यू ई अपन इसको लिख सकते थे, और यहाँ हो जाएगा F इक्वल टू क्यू ई। तो दो फोर्स आ गए, ठीक है। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस मेंशन कर देते हैं एक बार। कितनी होती है? 2D। एक एंगल बना लेते हैं, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, कहीं बना लो। तो कितने फोर्स हैं? दो फोर्स हैं। कहानी टॉर्क की आ गई। दोनों के बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर, देखो एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, दोनों के बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर ये हो गई। यहां बनाया अपन ने एक एंगल, इसको अपन ने माना ए पॉइंट, ये हो जाएगा बी और ये हो गया सी। जितना थीटा यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिस्टेंस 2D हो गई, ए बी सी। इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा, रखने के बाद में क्या हुआ? एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज, सेपरेटेड फ्रॉम डिस्टेंस 2D। द फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। थोड़ा सा याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाती है आर। याद करो, थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये वही आर है। शुरू करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? आपको फाइनली क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको? अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अपन को इतनी दिक्कत नहीं आनी वाली बेटी। तो क्या देखा अपन ने? टॉर्क बल आगू, टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अपन यहाँ पर वेक्टर फॉर्म नहीं लेंगे पहली बात तो। टॉ इक्वल टू लेंगे अपन आर और एफ, और एफ क्या ले लेंगे अपन? मैग्नीट्यूड। मतलब मैं कह सकता हूं बल आगुण बराबर बल अक्षों के मध्य की लंबवत दूरी गुणा। अब देखो मैंने क्या कहा था? दो बल लगते हैं लेकिन एक बल फिक्स होता है, तो एक बल का परिमाण एक ही ले लें। एक बल का परिमाण टॉर्क इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स। तो भाई देखो, टॉ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? BC। एक फोर्स कितना है? F इक्वल टू, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो हो जाएगा F इक्वल टू क्यू ई, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? F इक्वल टू क्यू ई। तो मैग्नीट्यूड लेना है अपन को। अब बात आती है BC कहाँ से आएगा? बिल्कुल BC निकला है, क्यों निकलेगा? ये देखो ये BC रहा, BC फाइंड करना है। ये थीटा है, सामने वाला हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। इंग्लिश में बोलना तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो देखो अगर आपको निकालना है कहीं से BC लंब निकालना है तो साइन लेंगे, साइन में नहीं आएगा, साइन में ऊपर आता है हमारे पास में, यह साइन ही आएगा। लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बिल्कुल वही आएगा। कॉस ले लेंगे, कॉस में क्या आता है? बेस आता है, बेस नहीं आएगा। ध्यान रखें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना? अपन कह सकते हैं लंब बटे कर्ण।
ठीक है, तो लंब ऊपर आ रहा है, कर्ण नीचे आ रहा है, परपेंडिकुलर ऊपर आ रहा है, हाइपोटेन्यूज नीचे आ रहा है। इसका मतलब अपन परपेंडिकुलर तो निकालना है, तो साइन ले सकते हैं। एच पता है अपन को, एच कितना है देखो 2d, तो बी सी निकालना है साइन थीटा। थीटा साइन थीटा क्या होता है, बी सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है ए बी, तो बी सी कितना हो जाएगा ए बी साइन थीटा। दैट मीन्स बी सी इक्वल टू ए बी कितना है 2d। ए बी कितना है 2d, और यहाँ से आ जाएगा ये साइन थीटा। बी सी को उठा के यहाँ रख दो, टॉ इक्वल टू 2d साइन थीटा इंटू क्यू ई। देखो 2d इंटू क्यू कितना होता है p, अरे पढ़ाया था मैंने यार, भूल गए क्या। तो टॉ इक्वल टू ये हो जाएगा p, यहाँ से आ जाएगा e, ये बना साइन थीटा। अब हमको पता है कि जो टॉ है वो वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर होता है, तो साइन थीटा आया जब दो वेक्टर के बीच में p वेक्टर है e वेक्टर है, दोनों के बीच में क्या आता है थीटा कितना आ जाए साइन आ जाए। कॉस आता तो ये स्क्वायर हो जाता, पर कॉस की कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं अपन टॉ इक्वल टू p क्रॉस e। फॉर्मूला हमारा ये आया है, और ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ गई इसकी, सदिश रूप हो गया। तो आई थिंक टॉपिक समझ में आया होगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, टॉ का फॉर्मूला लगाया, डेफिनेशन इसको थोड़ा सा मैंने इसको फॉर्मूले में डाला, फॉर्मूले में डालने के बाद में टॉ इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बी सी, वही बता रहा हूँ बार बार मैं आपको, बी सी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा क्यों यहाँ पर आ गया, सॉल्व किया, ये आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, वो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि फोर्स कितना होगा। अगर मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखें तो फोर्स कितना आएगा, तो मुझे बताओ F इक्वल टू मैं बात करता हूँ, इस तरफ कितना लग रहा है प्लस क्यू ई, इधर कितना लग रहा है, दोनों को ऐड कर देते हैं भाई, प्लस माइनस क्यू ई। नेट फोर्स कितना हो गया 0। क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है 0, क्योंकि प्लस क्यू की वजह से माइनस क्यू की वजह से नेट फोर्स 0 होता है, और इसी नेट फोर्स 0 की वजह से यहाँ पर एक मोशन नहीं होता, लीनियर मोशन, इसको कहें अपन रेखीय गति। रेखीय गति यहाँ पर नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। अगर मान लो ये इसके इक्वल नहीं होता, अगर ये से ज़्यादा होता, बताया था मैंने आपको, याद हो तो 15 वाला 10 वाला केस, 15 वाले में क्या होता, 10 तो घुमा रहे हैं उसको, और 5 कर रहे हैं उसको इधर लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपका लीनियर मोशन नहीं होगा, रेखीय गति नहीं होगी। कौन सी गति होगी आपकी, यहाँ पर रोटेशनल मोशन होगा। अब बात ये आती है कि टॉर्क क्यों क्रिएट होता है। सर आपने टॉर्क क्यों लगाया, टॉर्क कैसे आया, बिल्कुल सही सवाल है। टॉर्क कैसे आया, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है ना, जो फोर्स लग रहा है इसके दो अलग अलग पॉइंट पे लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है। देखो अगर मान लो ये फोर्स यहाँ लग रहा होता और एक फोर्स आपको कहाँ लग रहा होता, यहाँ लग रहा होता, तो यहाँ पर टॉर्क भी कितना हो जाता, 0 हो जाता, तो ये रोटेट ही नहीं करता। टॉर्क के लिए मैंने बताया था आपको 2 फोर्स होने चाहिए। कितने फोर्स होने चाहिए, 2 फोर्स होने चाहिए, अलग अलग पॉइंट पे लगने चाहिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगने चाहिए। तो यहाँ पर टॉर्क क्रिएट होता है, टॉर्क की वैल्यू होती है P sin थीटा, टॉ वेक्टर इक्वल टू P क्रॉस E वेक्टर। यहाँ पर F कितना हो जाता है 0, इस F 0 होने की वजह से यहाँ पर लीनियर मोशन, रेखीय गति, ट्रांसलेटरी मोशन, स्थानांतरीय गति 0 हो जाती है। बट यहाँ पर टॉर्क क्रिएट होता है किसकी वजह से, गुणन गति की वजह से, रोटेशनल मोशन की वजह से होता है। और आपको पता लग गया वो रोटेशनल मोशन क्यों हुआ, क्योंकि रोटेशनल मोशन होने के लिए किसका होना जरूरी है, 2 फोर्स का, एक ऐसे और एक ऐसे लग रहा है, दोनों अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं। 2 फोर्सेज आर पासिंग फ्रॉम ए डिफरेंट लाइन, दोनों अलग अलग डिफरेंट लाइन से गुजर रहे हैं। देखो भिन्न भिन्न रेखाओं से गुजर रहा है, एक यहाँ से गुजर रहा है, एक यहाँ से गुजर रहा है। अगर मान लो ये यहाँ से गुजरता तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये यहाँ से गुजरता और ये यहाँ से गुजरता, इसके बीच की जो लाइन है वो अगर एक हो जाती तो मामला क्या हो जाता, गड़बड़ हो जाता, टॉर्क क्रिएट नहीं होता। ठीक है, अब बच्चों मेरी बात सुनो, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इस पर अपन न्यूमेरिकल करेंगे, आगे वाले पार्ट पर अपने 2 से 3 दिन न्यूमेरिकल चलेंगे, और न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है इस चैप्टर में, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काम आएगा। तो याद रखें टॉ इक्वल टू कितना आया है, P sin थीटा। अब एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, देखो
ये जो टॉ है, टॉ की बात करते हैं डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ टॉ। जो टॉ की डायरेक्शन है वो P और E के लंबवत है। द डायरेक्शन ऑफ टॉ इज परपेंडिकुलर टू P वेक्टर एंड E वेक्टर, या अपन कहें P एंड E। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमारे पास फॉर्मूला यह है टॉ इक्वल टू P क्रॉस ए। अगर मैं करता हूं टॉ इक्वल टू E क्रॉस P, बच्चे कई बार मेरे से आस्क करते हैं क्वेश्चन कि सर टॉ इक्वल टू P क्रॉस E, टॉ इक्वल टू E क्रॉस P में क्या डिफरेंस है। मैं बताता हूं आपको, एक मिनट ध्यान देना। टॉर्क, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नीट के लिए, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है। तो देखो थोड़ा सा मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूं हल्का सा। देखो मैं यहाँ पे टॉ इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड ई वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉर्क है, बल आघूर्ण है, वो P और E के साथ में 90 डिग्री कोण बनाता है, दोनों के साथ में। दूसरी बात यहाँ लिखा है टॉ इक्वल टू P क्रॉस है, टॉ इक्वल टू E क्रॉस P, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने दो चीज़ पढ़ी होंगी, एक पढ़ा है आपने डॉट, एक पढ़ा है आपने क्रॉस। डॉट जो होता है वो आता है अंदर के लिए। अगर मान लो एक एरो मेरे पास आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगेगा कहाँ आ रहा है, ये अंदर की ओर आ रहा है, उसकी आगे वाली पिन देखेगी मुझे, तो ये होता है इनसाइड, सॉरी बाहर आ रहा है, ये होता है आउटसाइड के लिए, और ये होता है इनसाइड के लिए। मैंने 11 में बताया, वेक्टर जब पढ़ाते हैं तब बताते हैं आपको, बाहर के लिए, अंदर के लिए। जब तीर अंदर घुसता है तो उसको कौन सा हिस्सा आपको दिखाई देता है, ये वाला क्रॉस वाला, और जब तीर आ रहा होता है बाहर कहीं से आ रहा है ऐसे, तो कौन सा दिखेगा आपको, ये वाला, तो आउटसाइड वाला और इनसाइड वाला। अब देखो टॉ इक्वल टू P क्रॉस है, फ्लेमिंग के स्क्रू रूल से या राइट हैंड थंब रूल से इसको यूज कर सकते हैं अपन। इसको पढ़ते हैं पहले अपन, टॉ इक्वल टू P क्रॉस है। देखो ये आपकी पाम है, हथेली है, और ये आपकी फिंगर है, और ये आपका थंब है। तो पहले ये वाला पढ़ लेते हैं, या ये वाला कोई सा पढ़ लो, चलो ये कर लेते हैं। P पर रखो आपकी पाम, रख दी। अब कहाँ जाना है अपन को, P से E पर जाना है। थंब कहाँ है, देखो एक बार अंदर। तो जब P क्रॉस E होता है तो टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ होती है, इनसाइड, और इनसाइड क्या काम में लेते हैं, क्रॉस। बात समझ में आई। जो पहले आया उस पर रखो पाम अपनी, ये पाम ही है बेटा एक तरह से। इसको ऐसे नहीं रखोगे यार, बहुत लंबा एंगल हो जाता है, लंबा एंगल अपन मेंशन नहीं करते। अब रखते हैं पहले E के ऊपर, फिर कहाँ जाते हैं P, दिस इज ए P, दिस इज ए E, दिस इज ए P, -Q2 + Q, -Q2 + Q P, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब E पर रखा, फिर कहाँ जाओगे आप, P पर जाओगे। थंब कहाँ आएगा आपका, बाहर आएगा। थंब कहाँ आएगा, बाहर आएगा। तो याद रखना जब E क्रॉस P करोगे तो क्या आएगा, डॉट आता है बाहर, और ये कहाँ आता है, अंदर की ओर। इसलिए दोनों में डिफरेंस हो जाता है। क्या P क्रॉस E इक्वल होगा E क्रॉस P के, नहीं होगा। P क्रॉस E कभी भी E क्रॉस P के इक्वल नहीं हो सकता। आज के टॉपिक हमारे यही खत्म करते हैं। पढ़ाई करते रहे, ध्यान रखें, न्यूमेरिकल सारे करने हैं आपको। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे आपसे, ओके बाय।